वेलकम बैक टू इल्यूम साइंस। क्लास नंबर 2 में आपका स्वागत है। आज हम डी ब्लॉक एलिमेंट में संक्रमण तत्वों के अभिलक्षण, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के गुणधर्म, उसमें हम परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या और उनके धात्विक लक्षण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो संक्रमण तत्व है उनके मुख्य अभिलक्षण कौन कौन से हैं। तो संक्रमण तत्वों के कुछ प्रमुख अभिलक्षण हैं। इनमें से है कि ये जो तत्व है सभी धात्विक प्रकृति के होते हैं और विद्युत के सुचालक होते हैं। ये अनेक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं, रंगीन आयनों का निर्माण करते हैं। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उनके जो मोस्ट ऑफ आयन होते हैं उनका कोई न कोई कलर होता है, तो ये रंगीन आयनों का भी निर्माण करते हैं। फिर नेक्स्ट, ये जो डी ब्लॉक तत्व या संक्रमण तत्व है ये संकुल यौगिकों का भी निर्माण करते हैं। संक्रमण धातुएं हैं वो अनेक उत्प्रेरकीय गुण, मतलब इनको बहुत सारे रिएक्शन में कैटलिस्ट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। फिर है जो संक्रमण धातुएं हैं उनके जो यौगिक होते हैं वो अनुचुंबकीय गुण भी दर्शाते हैं। फिर इनका गुण होता है कि जो संक्रमण धातुएं होती हैं वो अंतरावकाशी यौगिक का निर्माण भी करती हैं, ये मिश्र धातुओं का निर्माण भी करते हैं। और एक विशेषता और होती है कि जो संक्रमण धातुएं होती हैं उनमें और असंक्रमण धातुओं को देखा जाए तो असंक्रमण धातुओं में जब हम अध्ययन करते हैं तो वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ उनके तत्वों का अध्ययन किया जाता है। और जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ेंगे कि संक्रमण तत्वों के गुणों में क्षैतिज समानताएं पाई जाती हैं। अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या। तो सबसे पहले परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या की परिभाषा देख लेते हैं। आपके सामने एक चित्र आया हुआ है, इसमें नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बाह्यतम कोश की दूरी, नाभिक और जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है उसके बीच की जो दूरी होगी उस दूरी को परमाणु त्रिज्या कहेंगे। और अगर ये आयन के संदर्भ में बात की जाए तो वह उसकी आयनिक त्रिज्या कहलाती है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी कि किसी भी परमाणु या आयन के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और उसके नाभिक के बीच की जो दूरी है वो कहलाएगी आयनिक त्रिज्या कहलाती है। क्लियर है। अब जो धनायन होता है उसका जो आकार होता है हमेशा उदासीन परमाणु से छोटा होता है। कारण देखते हैं, सामान्यतः जब धनायन का निर्माण होता है तो या तो उसका बाह्यतम कोश पूर्णतया नष्ट हो जाता है और दूसरा कि जो शेष बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं उन पर जो नाभिक का आकर्षण है वो बढ़ जाता है। इस कारण से जो धनायन होता है वो हमेशा उदासीन परमाणु से क्या हो जाएगा, छोटा होगा। एक एग्जाम्पल लेके क्लियर करता हूँ। यहाँ मैंने आपके आगे एक टाइटेनियम का एग्जाम्पल लिया है। इस टाइटेनियम में मैंने क्या किया है कि 3 इलेक्ट्रॉन हटा करके, कितने इलेक्ट्रॉन हटाए, 3 इलेक्ट्रॉन हटा करके इसको Ti+3 में बदला है। तो टाइटेनियम +3 का जब निर्माण किया है तो मैंने जो इलेक्ट्रॉन हटाए पहले S से हटाए 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन हटा वो कहाँ से हटाया है, D से हटाया है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि जब भी संक्रमण तत्वों के धनायन बनाने हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4S से हटेगा और उसके बाद में 3D से हटाया जाएगा। अब यहाँ टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक Z22 दिया हुआ है और उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जो परमाणु क्रमांक है वही प्रोटॉनों की संख्या बराबर है। तो इसमें अगर Z/E का अगर रेशियो निकाला जाए तो वो 22/22, मतलब कितना आ जाएगा आपके पास, ये 1 आ जाएगा। और टाइटेनियम +3 में देखते हैं इसका परमाणु क्रमांक तो अभी भी कितना होगा, 22 ही होगा, लेकिन मैंने इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन हटा दिए क्योंकि टाइटेनियम पर +3 लगा ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन हटाए, 3 इलेक्ट्रॉन हटाए। तो अब यहाँ 19 इलेक्ट्रॉन रहे Ti+3 में। तो अब इसका Z/ अगर E रेशियो देखा जाए तो वो क्या मिलेगा, 1 से ज़्यादा मिलेगा। तो जब धनायन का निर्माण होता है तो शेष बचे इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बढ़ जाता है, इसी कारण से क्या होता है, उसका आकार छोटा होता है। क्लियर। चलो, तो यहाँ है कि प्रभावी नाभिक की आवेश का बड़ा और आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब लेते हैं परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला कारक लेते हैं प्रभावी नाभिक की आवेश। प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ता है तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बढ़ेगा, तो क्या होगी, साइज छोटी होगी। दूसरा कारक पढ़ते हैं परीक्षण प्रभाव। यदि परीक्षण प्रभाव बढ़ता है तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। अब परीक्षण प्रभाव क्या है ये मैं क्लियर कर देता हूँ।
आपके सामने एक डायग्राम आया हुआ है जिसमें न्यूक्लियस और ये आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन और ये हो गया आपका बाह्यतम कोश हुआ। तो आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, ये आंतरिक कोश का इलेक्ट्रॉन है और ये बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है। तो आंतरिक कोश और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और नाभिक और बाह्यतम कोश, ये रहा बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन और ये रहा नाभिक, इन दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण बल होगा। तो इन आकर्षण और प्रतिकर्षण का नेट रिजल्ट ये होता है कि बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन नाभिक का जितना आकर्षण बल महसूस करना चाहिए था उससे हमेशा क्या करता है, वो कम करता है। तो आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन का नाभिक के प्रति किया गया कम आकर्षण ही क्या कहलाएगा, परीक्षण प्रभाव कहलाएगा। तो अंदर जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उतना ही प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा, तो उतना ही परीक्षण प्रभाव ज़्यादा होगा। तो परीक्षण प्रभाव ज़्यादा हुआ तो इस नाभिक से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, बाह्यतम कोश का दूर जाएगा, और दूर जाएगा तो आकार क्या हो जा, बढ़ेगा। तो परीक्षण प्रभाव बढ़ता है तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। अब हम एक ही कोश के उपकोश की बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो परीक्षण प्रभाव होता है वो एस उपकोश का होगा, फिर पी का होगा, फिर डी का होगा, और सबसे पुअर परीक्षण प्रभाव किसका होगा, एफ का होगा। ये ऑर्डर ध्यान रखें, ये आगे टॉपिक में काम आने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो एफ उपकोश होता है उसके इलेक्ट्रॉन की सबसे दुर्बल शिल्डिंग होती है, क्योंकि जो एफ उपकोश होता है उसका आकार कैसा होता है, विसरित होता है। तो ये इस नाभिक को पूरा कवर नहीं कर पाता है, तो इस नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर क्या हो जाता है, आकर्षण बल बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो इफेक्ट है वो है कोशों की संख्या। कोशों की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, परमाणु त्रिज्या भी बढ़नी है। तो कोशों की संख्या बढ़ी तो आकार हमेशा बढ़ना है। अब आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर देखते हैं कि जो परमाणु आकार है उस पर क्या फर्क पड़ता है। तो आवर्त में हम बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रभावी नाभिक की आवेश का मान बढ़ता है, जिससे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक की आकर्षण बढ़ता है, जिससे परमाणु आकार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि 3D संक्रमण श्रेणी में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अगर हम प्रथम संक्रमण श्रेणी में कहाँ जाए, बाएं से दाएं जाए, तो हम पाते हैं कि पहले आकार क्या होता है, घटता है, और फिर वो लगभग क्या हो जाता है, समान रहता है, और श्रेणी के अंत में आकर के क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसका हम कारण देखते हैं। यहाँ मुख्यतः दो कारण हैं। एक तो होगा नाभिकीय आवेश या प्रभावी नाभिकीय आवेश, जो क्या करेगा, आकार को घटाने का काम करता है। दूसरा जो प्रभाव होता है वो होता है परीक्षण प्रभाव, और परीक्षण प्रभाव जो होता है वो क्या करता है, आकार को बढ़ाने का काम करता है। अब प्रथम संक्रमण श्रेणी में हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो क्या हुआ है कि परमाणु क्रमांक बढ़ा, और परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी और साथ में प्रोटॉन भी बढ़े, तो जो प्रोटॉन है वो कहाँ जाएगा, नाभिक के अंदर। तो नाभिक की आवेश का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे बाह्यतम कोश पर आकर्षण बढ़ेगा और त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। तो ये तो प्रभावी नाभिकीय आवेश या नाभिकीय आवेश का काम हुआ। अब जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है लेफ्ट टू राइट जाने पर, तो जो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन है इस 3D सीरीज में n-1d, जिसको मैंने कहा था उपांतिम कोश या पेनल्टीमेट सेल में वो प्रवेश करता है। और जब ये उपांतिम कोश में प्रवेश करता है नया आने वाला इलेक्ट्रॉन, तो परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है। अभी मैंने आगे आपको बताया था। तो इस तरह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो परिरक्षण प्रभाव भी क्या होगा, बढ़ता रहेगा। अब ये आपके इन दोनों में से जो प्रभाव प्रभावी होगा उसके आधार पर आकार डिसाइड होगा। यदि जेड इफेक्टिव प्रभावी नाभिकीय आवेश या नाभिकीय आवेश ज़्यादा प्रभावी हुआ किस पर, परिरक्षण प्रभाव पर, तब तो आकार क्या होगा, घटेगा। और यदि वो एक दूसरे को संतुलित कर जाते हैं तो आकार क्या रहेगा, लगभग समान रहेगा। और यदि परिरक्षण प्रभाव प्रभावी नाभिकीय आवेश पर ज़्यादा प्रभावी हो जाता है तो क्या होगा, आकार बढ़ेगा। तो 3D संक्रमण श्रेणी स्टार्ट होती है स्कैंडियम से ये जिंक तक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं, डी में इलेक्ट्रॉन भरे गए, D1 से D10 तक भरा गया है, जो हम ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आगे पहले देख चुके हैं, ठीक है ना। अब हम यहाँ देखते हैं कि स्कैंडियम से Mn तक कौन प्रभावी है, जेड इफेक्टिव परिरक्षण प्रभाव पर ज़्यादा प्रभावी है, क्योंकि अभी आंतरिक कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है।
फिर अगर आयरन, कोबाल्ट और निकल में देखा जाए तो इसमें जो परीक्षण प्रभाव क्या था, कम था, वो अब बढ़कर के क्या हो गया, जेड इफेक्टिव के लगभग समान आ गया। तो जेड इफेक्टिव के लगभग समान आया तो जेड इफेक्टिव ने जितना आकार घटाया, परीक्षण प्रभाव ने उतना ही आकार वापस बढ़ा दिया। तो इन दोनों ने एक दूसरे को संतुलित किया। इस कारण से क्या हो जाएगा, आकार लगभग समान हो जाएगा। मतलब जेड इफेक्टिव के द्वारा जेड इफेक्टिव ने जितना आकार घटाया है, परीक्षण प्रभाव ने उतना ही आकार क्या कर दिया, बढ़ाया। तो यहाँ आकार क्या मिलेगा, लगभग समान मिलेगा। अब श्रेणी के अंत में हम लोग जाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। और 10 आने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण भी प्रभावी रहता है। इस कारण से क्या होगा, परीक्षण प्रभाव जो है यहाँ पर जो प्रभावी नाभिकीय आवेश या नाभिकीय आवेश पर क्या हो जाता है, वो ज़्यादा प्रभावी रहेगा। तो परीक्षण प्रभाव प्रभावी है तो आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है। तो स्कैंडियम से Mn तक आकार देखते हैं घटा है। फिर आयरन से कोबाल्ट तक लगभग क्या हो गया, आकार समान रहा है। और कॉपर, निकल से अगर कॉपर से अपन आगे गए जिंक की तरफ तो आकार वापस क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। अब अगर 3D सीरीज के तत्वों की परमाणु त्रिज्या देखा जाए तो हमें जो क्रम मिलता है वो ये है कि इनकी सहसंयोजक त्रिज्या का जो क्रम है, सबसे बड़ा स्कैंडियम है और फिर कॉपर से बड़ा जिंक है। लेकिन अगर मैं स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाता हूं तो ऑल ओवर आकार क्या हुआ है, घटा है। लेकिन ये जो कमी है वो कमी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। क्लियर। अब देखते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा। तो वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो देखा था कोषों की संख्या बढ़ती है तो आकार क्या होता है, बढ़ता है। तो अब अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं तो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की तुलना में द्वितीय संक्रमण श्रेणी, कौन सी, 4D श्रेणी का आकार क्या होगा, बड़ा होगा। क्योंकि 3D से 4D में जा रहे हैं तो कोषों की संख्या बढ़ी तो आकार बढ़ेगा। कोषों की संख्या बढ़ी, बाह्यतम कोशिक इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण क्या होगा, कम होगा और परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। 3D श्रेणी का एक एग्जाम्पल लिया है आपके सामने, क्या, स्कैंडियम। और 4D श्रेणी का मैंने लिया है, इट्रियम लिया है। इनमें देखते हैं कि ये रहा आपका 4s और ये 5s। तो स्कैंडियम से मैं इट्रियम की तरफ आता हूँ तो क्या होगा, कोषों की संख्या बढ़ती है और कोषों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। तो 3D श्रेणी के तत्वों का आकार 4D श्रेणी के तत्वों के आकार से क्या होगा, छोटा होता है। अब हम अगर तृतीय संक्रमण श्रेणी जिसको 5D श्रेणी है और द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के परमाणु आकार की तुलना करें तो हम पाते हैं कि इनका जो आकार है वो क्या होता है, लगभग समान रहता है। उसका कारण देखते हैं कि ये आपके सामने 3rd B समूह लिया गया है या 3rd वर्ग। इसके जो तत्व स्कैंडियम, इट्रियम और लैंथेनम, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी और 5D श्रेणी। तो यहाँ हम कंपेयर करेंगे 4D और 5D श्रेणी के तत्वों को कंपेयर करेंगे। कहा गया कि 4D से जब हम 5D पर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, कोषों की संख्या बढ़ रही है तो आकार क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था। लेकिन क्या कहा गया है कि आकार लगभग क्या होता है, समान होता है। वो क्यों, तो वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाए तो कोषों की संख्या बढ़ी तो परमाणु आकार क्या हो गई, बढ़ी। तो 3rd B में तो ये बात क्या होती है, सही लागू होती है, ये बात सही लागू होती है। लेकिन अगर हम लैंथेनम के बाद देखेंगे, लैंथेनम के बाद के तत्वों में देखते हैं और लैंथेनम के बाद का जो वर्ग आएगा वो होगा, कौन सा वर्ग होगा, चौथे वर्ग होगा। तो कहा जाता है कि आवर्त सारणी में जो डी ब्लॉक के तत्व है उनके चौथे वर्ग के तत्वों और उसके बाद 4 से 12 वर्ग तक जो तत्वों का आकार है वो लगभग क्या मिलता है, हमें समान मिलता है। तो 3rd B में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ गए वर्ग में तो क्या हो गई, कोषों की संख्या बढ़ी तो परमाणुीय त्रिज्या क्या हो गई, बढ़ जाती है। अब हम लैंथेनम के बाद की बात करते हैं कि लैंथेनम के बाद क्या प्रभाव पड़ा। तो लैंथेनम के बाद मैंने जो वर्ग लिया है, 3rd के बाद जो वर्ग लिया वो कौन सा लिया है, 4th वर्ग लिया है। तो कौन सा वर्ग लिया है, वर्ग चौथा लिया है। तो चौथे वर्ग में ये टाइटेनियम 3D, ये जिरकोनियम 4D का, हाफनियम 5D श्रेणी का तत्व हुआ। तो अगर मैं यहाँ 3D से 4D में आता हूँ, 3D से 4D में टाइटेनियम से जिरकोनियम तक, तो क्या होगा,
कोषों की संख्या बढ़ेगी और आकार बढ़ेगा। तो देखो कोषों की संख्या बढ़ी और परमाणु त्रिज्या बढ़ी। ये का ये मुझे कहाँ मिलना चाहिए था, जब मैं 4D से 5D पर आऊँगा तो भी मुझे यही क्रम मिलना चाहिए था। 5D का आकार बड़ा होना चाहिए था, लेकिन 5D का आकार बड़ा नहीं है। यहाँ जिरकोनियम और हॉफनियम, यहाँ हॉफनियम जिरकोनियम से बड़ा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? देखो जब हम जिरकोनियम से हॉफनियम की तरफ आए तो परमाणु आकार हमें क्या मिला, लगभग यहाँ समान मिलता है। तो जिरकोनियम और हाफनियम की जो साइज है वो दोनों की लगभग समान है। ऐसा क्यों? अब इसका कारण देखते हैं। कारण देखते हैं कि लैंथेनम और हाफनियम के बीच में 14 परमाणु क्रमांक का अंतर आया हुआ है, और वो 14 परमाणु क्रमांक है किसके? लैंथेनाइड के। तो 14 लैंथेनाइड तत्व उपस्थित हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा गया है? 4f कक्षकों में भरा गया है। तो 5D से पहले यहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे गए? 4f में। और 4f का जो परीक्षण प्रभाव होता है हम जानते हैं वो कैसा होता है? बहुत दुर्बल होता है। इस कारण से ये जो नाभिक है, ये जो 4f है, इस नाभिक को परिरक्षित नहीं कर पाते हैं, शील्ड नहीं कर पाते। इस कारण से ये नाभिक क्या करता है? बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर अपना आकर्षण बढ़ा देता है। इससे आकार क्या हो जाता है? घट जाता है। तो कोषों की संख्या बढ़ने से आकार में जो वृद्धि होनी चाहिए थी वो परिरक्षण प्रभाव ने होने नहीं दी, क्योंकि परिरक्षण प्रभाव जो F का है वो कैसा होता है? दुर्बल होता है। इस कारण से जो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण क्या हो गया? बढ़ गया। तो मैं सीधा सा अगर मुझे पूछे वन वर्ड में आंसर देना है कि 5D श्रेणी, लैंथेनम के बाद 5D श्रेणी और 4D श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग समान होता है। क्यों? तो मैं दूंगा लैंथेनाइड संकुचन कह करके उसको खत्म कर दूंगा कि लैंथेनाइड संकुचन के कारण ऐसा होता है। क्लियर? ये आपके सामने एक परमाणु त्रिज्या का क्रम दिया गया है, जिसमें 3D से बड़ा 4D और 4D और 5D का आकार लगभग समान। ये लैंथेनम के बाद लागू होगा। उससे पहले तो सिंपल रूल आ रहा है कि एट्रियम से मैं लैंथेनम की तरफ जाता हूं तो आकार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ रही है। क्लियर है? ये आपको आकार का वेरिएशन बताया गया है। ये जो 3D श्रेणी, 4D श्रेणी और 5D श्रेणी है, इन सभी श्रेणियों की परमाणु त्रिज्या बताई गई है। तो आप यहाँ देखते हो, देखो कि जो रेड लाइन बता रही है वो क्या हो रहा है? यहाँ धीरे धीरे घट रही है, और घटने के बाद क्या हो रही है? वापस वो आगे जाकर के बढ़ रही है ये। ठीक है ना? और ये 4D और 5D श्रेणी, तो इन दोनों की परमाणु त्रिज्या में, ब्लू लाइन और जो ग्रीन लाइन बता रही है, इन दोनों की परमाणु त्रिज्या में अंतर क्या है? बहुत कम है। तो कोषों की संख्या बढ़ने का जो प्रभाव है वो यहाँ क्या हो गया? परीक्षण प्रभाव, दुर्बल परीक्षण प्रभाव किसका? F। उस कारण से क्या हो गया? ये खत्म हो गया। अब स्टार्ट करते हैं धात्विक लक्षण। तो जो संक्रमण तत्व वो सभी क्या होती हैं? धातुएं होती है, अर्थात इनमें निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं कि ये जो सभी तत्व है वो क्या है? कठोरता प्रदर्शित करते हैं, विद्युत धनी होती हैं, उच्च घनत्व होता है, तनन सामर्थ्य अधिक होती हैं, और विद्युत और उष्मा के वो क्या होती हैं? सुचालक होती है। तो ये जो धातुओं के जो टिपिकल प्रॉपर्टी है या जो गुण है वो ये तत्व प्रदर्शित करते हैं। अब संक्रमण श्रेणी के जो है तत्व है उनमें ये धात्विक लक्षण होने का कारण क्या हुआ? तो उनमें धात्विक लक्षण होने का कारण होता है इनका कम आयनन विभव। अब संक्रमण तत्वों के द्वारा जो धात्विक बंध होते हैं, निर्मित धात्विक बंध कैसे होते हैं? प्रबल होते हैं। कारण क्या होता है कि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? ज़्यादा होती है। इस कारण से जो बनने वाले बंध भी क्या होंगे? प्रबल होंगे। अब अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो बंध सामर्थ्य बढ़ती है, और बंध सामर्थ्य बढ़ती है तो धातु वो क्या होगी? कठोरता बढ़ेगी। तो ये धातु कठोर है। कठोर होने का कारण क्या हुआ कि इन धातुओं के बीच में जो धात्विक बंध है या जो बंध सामर्थ्य है वो सामर्थ्य क्या है? प्रबल है। और उसका प्रबल होने का कारण क्या हो गया? सीधा सा कि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? ज़्यादा होती है। इस कारण से क्या होगा? ये इनकी कठोरता होती है। अब हम देखते हैं कि जो क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन ये कठोर और ये भंगुर होते हैं। तो कठोर होने का कारण हुआ कि इनमें जो बंध सामर्थ्य है वो क्या होती है? इनकी उच्च होती है, और उच्च होने का कारण क्या हो जाएगा? इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और इनके लिए परमाणुीकरण या जिसको कणन की एंथैल्पी भी कहेंगे उसका मान भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इन तत्वों के लिए
जो परमाणुकरण की एंथैल्पी होती है अपने अपने आवर्त में क्या होती है, वो उच्च होती है। अब देखते हैं, देखो जिंक, कैडमियम और जो मरकरी होते हैं वो धातु कैसे होते हैं, मृदु होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो सॉफ्ट हो रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि धातुओं के बीच का जो बंध सामर्थ्य है, ये धातु परमाणु के बीच में जो बंध है वो कैसा है, कमजोर है। और कमजोर होने का कारण क्या होगा कि जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो उसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, युग्मित होते हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इनमें नहीं होने के कारण इनमें बंध सामर्थ्य क्या होती है, वो कमजोर होती है। और जो मरकरी है वो कमरे के ताप पर कैसा मिलता है, हमें द्रव अवस्था में मिलता है। अब प्रत्येक संक्रमण श्रेणी में अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो जब हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा तो देखा था कि श्रेणी के मध्य तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन स्टार्ट होता है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी, बंध सामर्थ्य क्या होगी, बढ़ेगी। और जब बंध सामर्थ्य बढ़ेगी तो उसकी परमाणुकरण एंथैल्पी का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जो कणन की एंथैल्पी या जो परमाणुकरण की एंथैल्पी होती है वो बंध सामर्थ्य के समानुपाती है, और बंध सामर्थ्य होती है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के समानुपाती होती है। अब जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है, प्रथम संक्रमण श्रेणी, उसके कणन की एंथैल्पी को द्वितीय और तृतीय श्रेणी के तत्वों की कणन एंथैल्पी से तुलना की जाए तो हम देखते हैं कि द्वितीय और तृतीय श्रेणी के तत्वों की जो कणन एंथैल्पी होती है उसका मान क्या होता है, अधिक होता है। उसका कारण क्या होता है कि जो द्वितीय और तृतीय श्रेणी के तत्वों के जो यौगिक बनते हैं उनमें धातु धातु के बीच में जो बंध बनता है उसके अधिक बनने के कारण इनकी जो कणन की एंथैल्पी क्या होती है, वो अधिक होती है। ये ग्राफ के द्वारा शो किया गया है। ये जो हरे कलर की जो लाइन है वो लाइन बता रहा 3D श्रेणी, ब्लू हो जाएगी 4D श्रेणी और रेड है वो 5D श्रेणी है। तो ये हो गया यहाँ पर अपना क्रोमियम। तो क्रोमियम तीसरे आवर्त में सबसे ज़्यादा कणन एंथैल्पी किसकी हुई, क्रोमियम की हुई। फिर 4D में ये हो गया मॉलिब्डेनम हो गया, और ये हो गया टंगस्टन हो गया। तो ये अपने अपने आवर्त में इन तत्वों की कणन की एंथैल्पी क्या होती है, उच्च होती है। अब आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर हम 3D श्रेणी में देखते हैं स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाते हैं तो जिंक की परमाणुकरण की एंथैल्पी का मान क्या होता है, सबसे कम होता है। अब जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर हम 3D श्रेणी में जाते हैं, किसमें, स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाते हैं, तो जिंक के परमाणुकरण की जो एंथैल्पी का मान वो क्या होता है, सबसे कम होता है। उसका कारण है कि जिंक में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। तो जिंक के 3D कक्षकों में इलेक्ट्रॉन धात्विक आबंधन में प्रयुक्त नहीं होते क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे बताया गया, युग्मित हैं। जबकि 3D श्रेणी के से सभी धातुओं के D कक्षक के इलेक्ट्रॉन धात्विक आबंधन में प्रयुक्त होते हैं। बाकी जितने भी जो तत्व हैं उन सब में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इस कारण से वो इलेक्ट्रॉन कहाँ भाग लेते हैं, बंधन में भाग लेते हैं। तो उनके परमाणुकरण की एंथैल्पी का मान क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है, और जिंक में ऐसा नहीं होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डी ब्लॉक तत्वों के आयनन विभव और उनके गलनांक और क्वथनांक के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इलियम साइंस।